हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट संतोष विनोद कुमार कुशवाहा और आज के इस वीडियो में टाइटन टीवी सीरीज के सीजन 4 के एपिसोड नंबर 4 सुपर मार्ट की कहानी को आपके सामने एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो इस एपिसोड की कहानी की शुरुआत 1996 या मदर मेम के प्रीवियस लाइफ को दिखा के की जाती है, जहां पर हमें मदर मेम का एक अलग ही रूप देखने को मिलता है और हम उसके ऑफिस में जाते हुए देखते हैं कि मे बेनेट अपने मैजिक का यूज सिर्फ लोगों की भलाई के लिए या उनकी मदद करने के लिए यूज किया करती थी। और जब ऑफिस पहुंचकर अपने बॉस से बातचीत करते हुए उसकी नाक की गंदगी के बारे में बताती है तो उसका बॉस इस बात को अपनी बेइज्जती समझते हुए उसे भला बुरा कहने लगता है। और जब अपने ऑफिस में भी जाकर जब उसका गुस्सा उसके लिए खत्म नहीं होता है तो मे बेनेट उसकी बातों से इतना डर जाती है कि वो अपनी पाव पे कंट्रोल खोते हुए या अनजाने में उसका काम तमाम कर डालती है। और जब अपनी नौकरी खोने के बाद एक रेस्टोरेंट में जाकर अपने गम को हल्का कर रही होती है तो उसकी मुलाकात डॉक्टर एडमसन या ऑर्गेनाइजेशन के एक मेंबर से होती है, जिसे हम सीजन 1 में देख चुके हैं। और इसी डॉक्टर का पीछा करते हुए रेचल को अपनी माँ के बारे में और अपने डैड ट्राइगॉन के बारे में मालूम चला था। और जब डॉक्टर को मे से बातचीत करते हुए ये पता चलता है कि वो इस साल चौथी बार अपनी जॉब को खो चुकी है तो वो उसकी तारीफ करते हुए उसे अपना कार्ड देता है और अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में समझाते हुए बताता है कि वो हमेशा ही कुछ खास लोगों को चुनते हैं और फिर उनमें से उनकी खूबियों को निकाल कर ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो लोग कितने खास हैं या स्पेशल हैं। और जब मैं उससे जानने की कोशिश करती है कि जब वो लोग ऐसे इंसान को खोज निकालते हैं या ऐसे अजीब लोगों को खोज निकालते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, तो डॉक्टर उसे समझाता है कि कभी कभी सबसे तेज रोशनी सबसे अंधेरी जगह से आती है। तो मैं उसकी बात को सुनने के बाद उसे जानने की कोशिश करती है कि वो उसको कैसे ज्वाइन कर सकती है। तो डॉक्टर उसे जवाब देता है कि उसे बस कार्ड पलट कर उसमें लिखे हुए 3 शब्दों को दोहराना है। Azeroth, Metreon, Santos. और मे बेनेट के पढ़ने के साथ ही क्या उसके ध्यान हटने के साथ ही वो वहाँ से गायब हो जाता है। और फिर कहानी यहाँ से 1 साल जंप लेते हुए डॉक्टर के फैसिलिटी में या ट्राइगॉन के रिसर्च सेंटर में पहुंच जाती है, जहाँ पर हम मे के साथ साथ उसकी दोस्त जीना को भी देखते हैं। और जब मे डॉक्टर से जानने की कोशिश करती है कि क्या ट्राइगॉन को स्ट्रॉबेरी पसंद है तो डॉक्टर उसे जवाब देता है कि वो लोग जो भी खाते हैं उसे उसका टेस्ट महसूस होता है और उन्हें बताता है कि वो उन दोनों पे बहुत ही अच्छी तरह से नज़र रख रहा है और सही वक्त आने पर वो उन दोनों से जरूर मिलेगा। तो मैं उससे जानने की कोशिश करती है कि क्या वो सभी से मिलता है तो डॉक्टर उसे बताता है कि वो कभी भी किसी से नहीं मिलता है, लेकिन वो उनमें से किसी एक से जरूर मिलेगा, लेकिन उन्हें उससे मिलने के लिए उसके ऊपर विश्वास दिखाना पड़ेगा या अपनी प्यार की ताकत को उसे दिखाना पड़ेगा। तो मैं उससे जानने की कोशिश करती है कि अपने विश्वास को दिखाने के बाद उन्हें किस तरह का रिवार्ड या इनाम मिल सकता है। तो डॉक्टर उसे जवाब देता है कि वो उसके गहराइयों में छुपे हुए राज को या उनके झूठ को उनके सामने लाएगा और उन्हें ये सिखाएगा कि वो लोग इस चीज को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। और फिर हम देखते हैं कि डॉक्टर उन्हें 1 महीने ट्रेनिंग देने के बाद एक पिट के पास ले आता है और उन्हें समझाते हुए बताता है कि उन्हें अपनी प्यार की ताकत को दिखाने के लिए उनको उसके हवाले करना पड़ेगा। तो मैं इस बात को सुनने के बाद अपनी दोस्त जीना का हाथ पकड़कर और अपने आप को समर्पित करते हुए उस पिट के अंदर गिर जाती है। और फिर हम देखते हैं कि दोनों सीढ़ियों का इस्तेमाल करते हुए ऊपर आने की कोशिश कर रही होती हैं और थोड़ी देर तक ऊपर जाने के बाद जब जीना की हिम्मत जवाब दे जाती है तो मैं उसे समझाते हुए और आगे बढ़ने को कहकर उसे हौसला देने की कोशिश करती है। लेकिन जब जीना को ये एहसास होता है कि उन दोनों में से किसी एक को ही ट्रिगॉन अपनी क्वीन बना सकता है तो वो मे बेनेट को धोखा देते हुए या उसे धक्का मारते हुए पिट के हवाले कर देती है। और फिर अपनी जीत का जश्न मनाते हुए जब ट्रिगॉन का या अपने इनाम का इंतजार करने लगती है तो मैं उस पिट से निकलकर उसके पास पहुंच जाती है। और जब मे को देखकर उसकी हालत खराब होने लगती है तो You look beautiful.
और जब जीना उससे माफ़ी मांगती है तो मे उसे समझाती है कि वो अपने आपे में नहीं थी और फिर दोनों मिलकर अपने इनाम का इंतजार करने लगते हैं। तभी डॉक्टर वहाँ पे पहुंचकर और उनकी तारीफ करते हुए मे को बताता है कि उसके पास एक खास दिल है और फिर उसे ट्रिगोन के खून से भरे हुए प्याले को देख उसे पीने को बोलता है और उसके पीने के साथ मे तुरंत ही प्रेग्नेंट हो जाती है। और फिर धीरे धीरे समय बीतने के साथ मे की प्रेगनेंसी का टाइम आ जाता है और जब प्रेगनेंसी सक्सेसफुल होने के बाद उन्हें पता चलता है कि उसका पैदा हुआ बच्चा एक लड़का है और उनके प्रॉपर्टी के हिसाब से उनके ड्रीम को या ट्रिगोन को लाने में एक लड़की ही सक्सेस हो सकती है और इसी वजह से वो लोग उसके बच्चे को छीनते उसे एसाइलम में बंद कर देते हैं। और इसी वजह से हम सीजन 1 में और सीजन 2 के एपिसोड 1 में देखते हैं कि रेचल की वजह से ही ट्रिगोन इस दुनिया में आया था। और साथ ही साथ हमें यहाँ पे ये भी पता चल जाता है कि सेबेस्टियन रेचल का भाई है या दूसरे शब्दों में कहे तो ब्रदर ब्लड है। तो हम पिछले एपिसोड में देख चुके हैं कि मदर में जब सेबेस्टियन से अपने 3 वर्ड को बुलाने की कोशिश कर रही होती है तभी उसके तीसरे शब्द पूरे होने से पहले सुपर बॉय या कॉर्नर वहाँ पे पहुंचकर उसकी आंखों के सामने उसे ले जाता है और फिर उनके ठिकाने पे पहुंचने के बाद जहाँ सेबेस्टियन अपने गम में डूबा होता है वहीं डिक और कोरी उसके बारे में बातचीत कर रहे होते हैं। और जब कोरी अपने प्रॉपर्टी के बारे में क्या अपने ख्वाब के गाने के बारे में बताकर उसे जब ये बताती है कि Something like, when the red moon comes, my true fight begins. तो डिक उसकी इस प्रॉपर्टी को सुनने के बाद या उसकी इस बात को सुनने के बाद उसकी बात पे ध्यान ना देते उसे करंट सिचुएशन पे फोकस करने को बोलता है। और इधर हम देखते हैं कि जब सभी लोग बैंड में बैठकर एक दूसरे से बातचीत कर रहे होते हैं जिंक्स उनकी बातों में शामिल होती है जब सुपरबॉय से ये जानने की कोशिश करती है कि क्या वो सुपरमैन की तरह ही मैजिक से कमजोर पड़ता है तो कॉर्नर को उसकी बातों पे विश्वास नहीं होता है। तो टीम उसकी बात को कंफर्म करते हुए बताता है कि उसने इस बारे में पढ़ा है और हमें यहाँ पे उनकी बातचीत से ये समझाने की कोशिश की जाती है कि सुपरमैन या सुपरबॉय मैजिक के आगे कमजोर पड़ सकते हैं। और जब रेचल सेबेस्टियन के पास जाकर और उसे कूल डाउन करने के बाद जब उससे मे के बारे में जानने की कोशिश करती है तो सेबेस्टियन मे की बातचीत को उसे बताते हुए बताता है कि वो उसके पैदा होने से पहले से उसे जानती है और उसने उसे 3 वर्ड बोलने को कहे थे। और जब रेचल उन शब्दों को दोहराने को बोलती है तो उसके कंप्लीट करने से पहले ही रेचल उसे रोक लेती है और उसे इस बात से अंदाजा हो जाता है कि दी ऑर्गेनाइजेशन के लोग उसके पीछे पड़े हैं। और जब डिक और कोरी के पास जाकर उन्हें इस बारे में बताती है तो कोरी उसे समझाने की कोशिश करती है कि उसने उस एसाइलम को पूरी तरह से जला दिया था और उस हादसे की वजह से वहाँ पे कोई नहीं बचा होगा। तो रेचल के शक पैदा करने पर या ट्रिगोन को वापस लाने का जिक्र करती है तो डिक वहाँ पे जाकर छानबीन करने का फैसला करता है। और जब रास्ते में जाते वक्त वो लोग ट्राइगोन या रेचल के बारे में बातचीत करने लगते हैं तो टीम और सेबेस्टियन ट्राइगोन के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो रेचल उन्हें समझाते हुए बताती है कि ट्रिगोन एक शैतान है जो कि इंटर और एक्स्ट्रा डायमेंशन में सफर कर सकता है और पैदा होने के साथ ही उसने अपने माँ को मारा था। और कोरी उन्हें बताती है कि उसके पैदा होने से पहले वो एक प्लैनेट पे रूल किया करता था और 6 साल का होने के बाद उसने पूरे प्लैनेट को डिस्ट्रॉय कर दिया था। और डिक उन्हें बताता है कि वो उनके प्लैनेट को भी खत्म करना चाहता था। और फिर थोड़ी देर तक चलने के बाद जब वो लोग वहाँ पे पहुँचते हैं तो उन्हें एसाइलम की जगह पे एक सुपर मार्ट बना हुआ मिलता है। लेकिन डिक को वहाँ पे ये अजीब लगता है कि उसके जीपीएस में इस मार्ट के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होती है। लेकिन जब वो लोग पीछे मुड़ते हैं तो बहुत से कौवे या रेवन एक जगह पे मंडरा रहे होते हैं और फिर उनका पीछा करने के बाद वो लोग एक सीक्रेट जगह पे या एक सीक्रेट डोर के पास पहुंच जाते हैं। और जब वो लोग कॉर्नर की हेल्प करने के बाद अंदर जा रहे होते हैं तो मदर मेम का आदमी और मदर मेम और जीना उनको अंदर जाते हुए देख रहे होते हैं। और जब जीना उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो लोग आग से खेल रहे हैं तो मे उसे समझाने की कोशिश करती है कि सेबेस्टियन को भी अपनी कहानी के बारे में जानने की जरूरत है और ये सारी चीजें पहले से ही लिखी हुई हैं
और वो अपनी किस्मत को बदल नहीं सकता है तो जीना उसे बताती है कि हमने किया है। मैम उसे जवाब देती है कि क्योंकि हम लोग ताकतवर हैं, और फिर अपने स्टाफ का जादू दिखाते हुए Hounds of hell. It's time. और मार्ट के अंदर से ज़ॉम्बीज़ की एक फौज को या मरे हुए लोगों को उनसे लड़ने के लिए भेज देती है। और हम इधर देखते हैं कि अंदर जाने के बाद टाइटन्स की टीम 2 हिस्सों में बढ़ जाती है और डिक और सेबेस्टियन की टीम उसी जगह पे पहुंच जाती है जहां पर मे बेनेट को कैद किया गया था। और अंदर घुसने के बाद जहां सेबेस्टियन को मे बेनेट और जीना की एक तस्वीर मिलती है, वहीं सेबेस्टियन को ये एहसास हो जाता है कि मे बेनेट यहाँ पर बंद थी। और जब कोरी उससे पूछती है कि वो इस बारे में कैसे जानता है तो वो फोटो को दिखाकर उसे बताता है कि वो मे बेनेट को तो नहीं जानता है, लेकिन वो जीना को बहुत ही अच्छी तरह से जानता है क्योंकि वो उसकी पड़ोसी हुआ करती थी। और हमें इससे ये अंदाजा हो जाता है कि मे बेनेट ने अपने बच्चे के ऊपर बचपन से नजर रखी थी। और जब डिक उसे इसी बारे में समझाने की कोशिश कर रहा होता है तो कोरी को वहाँ पे एक बुक मिलती है। और जब कोरी उस बुक को खोलती है तो उसमें सभी टाइटन्स के बारे में कुछ न कुछ बना होता है। और जहाँ रेचल डेमंस को बुलाने का काम कर रही होती है या ट्राइगोन को बुलाने का काम कर रही होती है, वहीं अगले पेज पे कोरी मरी हुई होती है। और अगला पेज पलटने पर सभी टाइटन्स की लाशें बिखरी हुई होती है। लेकिन डिक को अभी भी ये सारी चीजें फेरी टेल या कहानियां लग रही होती है। और डिक को हथकड़ी छूने पर ये पता चल जाता है कि उनकी वजह से मदर बेम यहाँ से आज़ाद हुई है। और इधर हम देखते हैं कि टिम ड्रेक को छानबीन करते हुए वहाँ पे बहुत सारे टेप मिलते हैं और उनको सुनने के बाद उन्हें पता चलता है कि मदर मेम ने यहाँ पे अपने बच्चे को जन्म दिया था और उनकी प्रॉप्सी फुलफिल ना होने की वजह से उन्होंने मे बेनेट को कैद कर लिया था। और रेचल को सुनकर ये अंदाजा हो जाता है कि वो हमेशा से ही उसकी और उसकी मॉम का वेट कर रहे थे। और फिर टेप आगे सुनने पे उन्हें पता चलता है कि मे बेनेट को 18 साल कैद करने के बावजूद भी उसका विश्वास उसके बेटे के लिए कम नहीं हुआ था। और बेनेट गार्ड को समझाते हुए बताती है कि उसका बेटा खूनी चाँद में अपने पिता को ज्वाइन करने के बाद उससे भी ज्यादा ताकतवर बन जाएगा और फिर वो दोनों मिलकर इस दुनिया को हासिल करेंगे। और जब मे बेनेट सेबेस्टियन का नाम पुकारने लगती है तो उन्हें ये भी पता चल जाता है कि वो उसका बेटा है। और जब रेचल इस बात को जानने के बाद अपने बर्थ मार्क की तरह उसके बर्थ मार्क को चेक करती है तो उसे ये पता चल जाता है कि सेबेस्टियन उसका ब्रदर ब्लड है। और कोरी को इस बात से ये अंदाजा लग जाता है कि उस किताब में रेचल को मेंशन नहीं किया गया था बल्कि सेबेस्टियन को मेंशन किया गया था। और सेबेस्टियन की वजह से ही आसमान में छेद होगा और उसी के लिए ये प्रॉप्सी कही गई है। तो सेबेस्टियन इस बात को जानने के बाद पैनिक करने लगता है और उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि वो सभी लोग इसकी वजह से मारे जा सकते हैं। और जब जिंक्स उसकी बात सुनकर उसे मारने का ऑफर देती है तो डिक उसे समझाते हुए बताता है कि वो किसी को भी नहीं मारने वाले हैं। और जब सभी लोग इस बात की वजह से बहस करने लगते हैं तो गार्ड लोगन आकर उन्हें बताता है कि 8 घंटे के अंदर ब्लड मून खत्म हो जाएगा। तो वो लोग ये अंदाजा लगा लेते हैं कि उन्हें बस सेबेस्टियन को 8 घंटे के लिए ही मदर मेम से बचाने की जरूरत है। और जब वो लोग वहाँ से टेप को उठाकर जा रहे होते हैं तो मरे हुए लोगों की फौज या मदर मेम की आर्मी वहाँ पे आ जाती है। और फिर हम फ्लैशबैक सीन में देखते हैं कि असाइलम के आग लगने के बाद और सारे सिक्योरिटी सिस्टम डिस्ट्रॉय होने की वजह से जीना वहाँ पे मे बेनेट को बचाने के लिए पहुँच जाती है। I'm sorry. Can you forgive me? Give him the other mask. Let's get out of here. और जब कोरी आगे बढ़ते हुए उनको रोकने की कोशिश करती है तो उनके मुर्दा होने की वजह से उसकी पावर काम नहीं करती है। तो फिर उन्हें ना चाहते हुए भी उनसे हैंड टू हैंड फाइट करना पड़ता है। और जब जिंक्स उन्हें बताती है कि उनको रोकने के लिए उनका गला काटना पड़ेगा तो रेचल अपने फेवरेट हथियार को चूज करते हुए एक का काम तमाम कर देती है। लेकिन इसके बावजूद भी जब वो लोग उसका सामना नहीं कर पा रहे होते हैं तो जिंक्स अपनी मैजिक का यूज करते हुए उन्हें कुछ सेकेंड के लिए रोकने में कामयाब हो जाती है। और जब वो लोग इस चीज का फायदा उठाकर और उन्हें उसी कमरे में बंद करके वहां से भाग निकलते हैं तो उनका सामना ज़ॉम्बी डेथ स्ट्रोक से हो जाता है।
और जब कॉर्नर उन्हें बचाते हुए एक साइड में ले जाता है तो जिंक्स अपनी एनर्जी खोने की वजह से अपने आप को चार्ज करने लगती है और तभी सेबेस्टियन जब इन सब चीजों से परेशान होकर अपने आप को उसके हवाले करने को जाता है तो डेथ स्ट्रोक उसके ऊपर कोई गोली नहीं चलाता है और जब कॉर्नर उसे बचाकर और डिक से इजाजत मांगते हुए जब उसका सामना करने के लिए जाता है तो और जब सुपर बॉय उससे फिर से लड़ने के लिए जाता है तो मदर मैम उसे कंट्रोल करते हुए सुपर बॉय को मैजिक का यूज करते हुए घायल कर देती है और फिर डिक को ना चाहते हुए भी और सेबेस्टियन को बचाने के लिए अपनी चाल को चलना पड़ता है और जब डेथ स्ट्रोक डिक को हराने के बाद उसे लेकर जा रहा होता है तो जिंक्स अपने आप को रिवील करने के बाद या मदर मैम को बेवकूफ बनाने के बाद जुम्बी डेथ स्ट्रोक का काम तमाम कर डालती है और फिर डिक वहाँ पे आकर और उसे छोड़ते हुए वो सभी लोग वहाँ से स्टार लैब पहुँच जाते हैं और फिर बिनार्ड उन्हें समझाते हुए बताता है कि उनके पास एक ऐसी जेल है या एक ऐसा कैद खाना है जिसे सुपरमैन और कॉन्स्टेंटाइन भी मिलकर खोल नहीं पाए हैं। लेकिन हम जाते वक्त देखते हैं कि सुपर बॉय या कॉर्नर की हालत खराब होने लगती है और फिर बाथरूम में जाने के बाद वो खून की उल्टियाँ करता है लेकिन उसकी हालत तब खराब हो जाती है जब उसके खून से वहाँ पे एक सांप बनने लगता है और इस बात से हमें यहाँ पे ये रियलाइज हो जाता है कि मदर मैम ने उसको अपने बस में कर लिया है और कॉर्नर उसे इस बार जिंदा छोड़कर उस सेल के पास या उस पिंजे के पास पहुंच जाता है और जब सभी लोग सेबेस्टियन को छोड़कर वहां से जाने लगते हैं तो रेचल उसे अकेला देखने के बाद उसके साथ रहने का फैसला करती है। लेकिन हम इसी के साथ ये भी देखते हैं कि कॉर्नर बाहर खड़ा होकर उसे बहुत देर से घूर रहा होता है। Sure you're all right? Right as rain. तो कॉर्नर के इस जवाब के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में या किसी और टीवी सीरीज को एक्सप्लेन करते हुए। तब तक के लिए शुक्रिया।